तो बिंबाजी भोसले जो है छत्तीसगढ़ नहीं आना चाहते हैं और अपने प्रतिनिधि के रूप में नीलू पंडित को भेजते हैं। मोहन सिंह जो है यहाँ पर उनकी दाल नहीं गलने देते हैं और नीलू पंडित को जो है मजबूरी में वापस आना पड़ता है। फिर एक घोड़े महादेव को भेजते हैं और घोड़े महादेव को भी जो है मोहन सिंह नहीं वहां रहने देते हैं और ये भी वापस आ जाते हैं। तो मोहन सिंह पूरे तरीके से ये तैयारी कर चुका था कि अब जो है छत्तीसगढ़ में मैं अपना साम्राज्य स्थापित करूंगा और वो एक सेना तैयार कर चुका था कि अगर मराठों से कोई आता है तो मैं उसके ऊपर आक्रमण करके इस क्षेत्र को जीत लूंगा। लास्ट में बिंबाजी भोसले जो हैं 4 फरवरी 1757 ईस्वी को जो है नागपुर से निकलते हैं। कहां से? नागपुर से निकलते हैं और 4 मई 1757 को रतनपुर के किले में प्रवेश करते हैं। लेकिन यहां पर मोहन सिंह जो है पूरी तैयारी कर चुके थे कि अगर कोई यहां पर शासन करने के लिए आता है तो उसको मैं यहां पर सैन्य बल गठन करके उसको पराजित कर दूंगा और अपना शासन चलाऊंगा। लेकिन मोहन सिंह की मंशा जो है शायद ईश्वर को भी पसंद नहीं थी। ईश्वर भी इस चीज को नहीं चाहते थे कि मोहन सिंह जो है अगले शासक बने और इसी कड़ी में जो है मोहन सिंह की जो है 1757 में ही मृत्यु हो जाती है। ठीक है, फरवरी 1757 में ही जो जनवरी 1757 में 27 जनवरी 1757 को जो है मोहन सिंह की मृत्यु हो जाती है। यानी कि अगर बिंबाजी भोसले यहां पर आए होते और मोहन सिंह अगर यहां पर जीवित रहते तो डेफिनेटली एक आक्रमण यहां पर होना था और यहां पर एक बड़ा युद्ध होता, क्योंकि मोहन सिंह पूरी तरीके से तैयार थे। और मोहन सिंह की जो है आकस्मिक मृत्यु या फिर किसी बिना कोई युद्ध लड़े जो है इनका जो है समय के काल के अनुसार जो है इनकी मृत्यु हो जाती है और बिंबाजी के लिए यहाँ पर किसी प्रकार का कोई यहाँ पर कोई प्रतिरोधी व्यक्ति यहाँ पर नहीं रहता है और बिंबाजी जो है आसानी से 4 मई 1757 को जो है रतनपुर के किले में आकर के प्रवेश करते हैं और यहाँ अपना शासन कार्यभार संभालते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको बताया कि बिंबाजी भोसले का यहाँ आने का मन नहीं था छत्तीसगढ़ में शासन करने का, तो अब आप बोलोगे कि सर आपको कैसे पता बिंबाजी से क्या मिलने गए थे? तो बिंबाजी ने जो है 1761 ईस्वी के आसपास में एक बालाजी पंत को पत्र लिखा और उन्होंने बोला कि मैं यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आकर के जो है सजा काट रहा हूं। ये श्री राम की भूमि है, दंड कारण्य का क्षेत्र, और यहाँ पर जो श्री राम जो है 14 वर्ष के वनवास में थे, उसी प्रकार से मैं भी नागपुर क्षेत्र से आकर के यहाँ पर जो है वनवास काट रहा हूँ। मेरी यहाँ पर बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी कि मैं इस क्षेत्र में आकर के शासन संभालूं और मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं नागपुर में रह करके नागपुर का शासन अपने हाथों संभालूं और नागपुर का विकास करूं। तो ये पत्र प्राप्त होता है 1761 ईस्वी के आसपास में, 61 या 68 ईस्वी के आसपास में बालाजी पंत को ये लेटर लिखते हैं यहाँ से छत्तीसगढ़ से। तो इससे ये पूरा प्रूफ हो जाता है कि बिंबाजी को यहाँ आने का बिल्कुल मन नहीं था। और बिंबाजी भोसले जब आ जाते हैं 4 मई 1757 को जो है रतनपुर के किले में प्रवेश करते हैं, तो यहां से जो है अब एक नया इतिहास चालू होता है आपका। ठीक है, तो अभी तक आप क्या देखें कि 1741 ईस्वी में कौन आकर के आक्रमण किया? भास्कर पंत, और 1744 में इनकी मृत्यु हो गई और 1757 तक जो है अगर इस क्षेत्र को मैं बोलूं कि मराठों के अधीन अगर कलचुरियों का शासन था, तो 1741 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक जो है छत्तीसगढ़ में जो कलचुरियों का शासन था वो मराठों के अधीन रहा। अब जैसे ही बिंबाजी भोसले 4 मई 1757 को छत्तीसगढ़ के रतनपुर किले में आकर के प्रवेश करते हैं, तो यहां से एक नए युग का आरंभ होता है और इसी युग को जो है प्रत्यक्ष मराठा शासन के नाम से जाना जाता है और ये 1757 से लेकर के 1787 ईस्वी तक आपका चलेगा। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसके बाद जो है बिंबाजी भोसले का काल जो है प्रारंभ करता हूं। तो आप यहां से ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैं फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट जो आपको पढ़ा चुका हूं, वहां से आगामी आने वाले सीजीपीएससी एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट प्रश्न आपसे बनता है कि भास्कर पंत जब 1741 में रतनपुर में आक्रमण किए तो उस समय मराठों के पेशवा कौन थे? तो आपको याद रखना है बालाजी बाजीराव। ठीक है, सेकेंड प्रश्न आपसे यह पूछा जा सकता है कि भास्कर पंत जो है रतनपुर के किले में कब आक्रमण किए? तो 1741 में। कौन सा दिन था? दशहरे का दिन था। यहां से आपको कई स्टेटमेंट बना करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उसके बाद जो है प्रतिनिधि के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो रघु कल्याणगिरी गुसाई को नियुक्त किया गया। ठीक है, फिर रघु जी के कितने पुत्र थे? तो बिंबाजी को छत्तीसगढ़ का क्षेत्र मिला। बिंबाजी भोसले जो है नागपुर से कब निकले और ये रतनपुर कब पहुंचे? ठीक है,
तो ये सब चीजें, और मोहन सिंह का जो शासन क्रम है कब से कब तक, तो यहां से प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सब चीजों को ध्यान रखना। ठीक है, अब यहां पर हम आते हैं बिंबाजी भोसले के काल में। तो यहां पर बिंबाजी भोसले इनका शासन क्रम अगर हम बोले तो 1757 से लेकर के 1787 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले जब रतनपुर के किले में आते हैं तो इन्होंने नाम मन रहते हुए भी इन्होंने यहाँ की जनता के लिए बहुत ही कल्याणकारी कार्य किए और यहाँ की जनता इनके कार्यों से बहुत प्रसन्न हुई। जब शुरू में बिंबाजी भोसले आए तो यहाँ पर कुछ जमींदारियां जो थी वो इनका अपोज करने की कोशिश कर रहे थे, तो बिंबाजी भोसले ने उनको भी कंट्रोल किया। तो बिंबाजी भोसले के द्वारा कुछ हम महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हैं। तो बिंबाजी भोसले जब रतनपुर में आते हैं तो आप याद रखिएगा कि 1758 ईस्वी में सबसे पहले क्या करते हैं कि महामाया मंदिर जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि ये कलचुरीकारी मंदिर है और रत्नदेव प्रथम ने इसको बनवाया था। तो उस मंदिर के जो पंचकौड़ प्रसाद पांडे जो इनके पुजारी रहते हैं उनको जो है वार्षिक अनुदान देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे आपको क्या याद रखना है, रतनपुर के महामाया मंदिर में वार्षिक राशि देते हैं। उसके बाद आपको याद रखना है कि अमरकंटक का नाम आपने सुना होगा। अमरकंटक में नर्मदा नदी के किनारे एक मंदिर है और यहां पर ये क्या करते हैं कि मंदिर का एक निर्माण करते हैं और वहीं पर एक कुंड का भी निर्माण करते हैं। ठीक है, रतनपुर में। उसके बाद आप यहां से आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने रतनपुर में न्यायालय की स्थापना की। किसकी स्थापना की? न्यायालय की स्थापना की। हालांकि साल 2 साल तक ये उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं किए, लेकिन रतनपुर की जनता के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए इन्होंने न्यायालय की स्थापना की। उसके बाद आप रतनपुर अगर कभी जाओगे तो राम टेकरी का मंदिर आपको दिखाई देगा। वो राम टेकरी का मंदिर भी जो है बिंबाजी भोसले के द्वारा बनाया गया है। कौन सा? राम टेकरी मंदिर, राम टेकरी। ठीक है, पहाड़ी के ऊपर में है ये राम टेकरी मंदिर। इसके अलावा आप यहाँ पर क्या क्या देखिए, रतनपुर महामाया और ये नर्मदा नदी की बात कर रहा हूं ना, नर्मदा नदी के किनारे अमरकंटक में। कहां पर? अमरकंटक में इन्होंने ये बनवाया। रतनपुर में न्यायालय बनाया, राम टेकरी का निर्माण करवाया। उसके बाद इनके द्वारा और कुछ अगर हम व्यवस्था की बात करें तो इनको जो है परगने पद्धति का सूत्रधार बताया जाता है कि यही जो है परगना पद्धति। आगे आप देखोगे कि विठ्ठलराव दिनकर के समय ये प्रारंभ होता है। छत्तीसगढ़ को 27 परगनों में बांटा जाता है, तो मैं आगे आऊंगा तो उसको आपको बताऊंगा। परगना पद्धति का सूत्रधार राम टेकरी मंदिर आपका ये रतनपुर में है। आपका रतनपुर में जो है न्यायालय की स्थापना करवाते हैं। नर्मदा नदी अमरकंटक में जो है मंदिर के साथ एक कुंड का निर्माण करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर महामाया मंदिर में जो है, उसके अलावा जो है इन्होंने जिसे दुधाधारी मठ है जो रायपुर में, उसके लिए इन्होंने दान दिए। उसके बाद आपका जो राजीव लोचन मंदिर है उसके लिए इन्होंने दान दिए। तो इस तरीके से कार्यों से ये पता लग सकता है कि ये कितने धार्मिक प्रवृत्ति के थे। और यहाँ पर आप बात करोगे कि केवल इन्होंने मंदिर का ही निर्माण करवाया, नहीं, इन्होंने रतनपुर में मस्जिद का भी निर्माण करवाया। यानी कि केवल ये एक धर्म को मान्यता नहीं देते थे, सभी धर्मों को समान रूप से ये मान्यता देते थे। रतनपुर में मस्जिद का निर्माण करवा रहे हैं, इतने मंदिरों का निर्माण करवा रहे हैं। तो इस प्रकार इन्होंने अपने छत्तीसगढ़ की जनता को खुश किया। ठीक है, तो यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम थोड़ा सा देखते हैं कि इतने कार्य कराने के बाद दशहरे का पर्व होता है। उस दशहरे के पर्व में ये स्वर्ण पत्र देने की प्रथा चलाए थे, स्वर्ण पत्र रतनपुर में। और आपको याद होगा कि इसी दशहरे के दिन जो है रतनपुर में आक्रमण किया गया था भास्कर पंत के द्वारा, तो स्वर्ण पत्र देने की प्रथा इन्होंने चलाया। उसके बाद कुछ और अगर हम देखें तो कुछ जमींदारियों का इन्होंने निर्माण किया था। जमींदारी जैसे राजनांदगांव और खुज्जी, ये 2 जमींदारियों का इन्होंने निर्माण किया। अब जमींदारी क्या है? तो जमींदारी क्या होता था कि मराठा जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से शासन नहीं करते थे और अपने एक प्रतिनिधि के रूप में मतलब जमींदार की नियुक्ति करते थे। और ये जमींदार जो है वहां पर शासन करता था और वहां से जो भी आय होती थी उसको वो देता था। ठीक है, जिसको कि टकोली के नाम से जाना जाता था। ठीक, 2 जमींदारी आपका राजनांदगांव और खुज्जी। तो ये हो गई इनके द्वारा कुछ मुख्य कार्य जो आपके एग्जाम में हर 1 से 2 एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ से रिपीट होता रहता है। अब इसके अलावा भी हम बिंबाजी के
बारे में आगे देखते हैं कि बिंबाजी भोसले जब नागपुर से चले थे रतनपुर के लिए, तो ये अपने साथ कुछ मराठा व्यक्तियों को लेकर के आए थे, जो व्यक्ति यहाँ का आकर के शासन संभाले। तो वैसे व्यक्तियों के नाम आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा रहे हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करें तो इस तरीके के प्रश्न आजकल पूछे जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ व्यक्ति हैं, 10 से 11 व्यक्ति हैं जो बिंबाजी भोसले के साथ आए हुए थे रतनपुर नागपुर के साथ। तो हम उन 10 व्यक्तियों के बारे में देखते हैं कि आखिर वो कौन कौन व्यक्ति थे। आपको सबसे फर्स्ट में ध्यान रखना है घोड़ो महादेव। घोड़ो महादेव, ये घोड़ो महादेव जो है बिंबाजी के साथ में आए थे और ये राज्य के मुख्य व्यवस्थापक